यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली टारगेट यहाँ पर डे 6 रहेगा, ठीक है, डे 6। इसके यहाँ पर MCQs है, ठीक है, जो हमने सुबह आपको डे दिए थे, जो छोटा दिन है, जिसमें हमने आपको टॉपिक दिए थे पढ़ने के लिए। क्या क्या टॉपिक आपको पॉलिटी में रिवीजन करना है। जैसे फंडामेंटल राइट्स का मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा था, एक तो पार्ट 1 और एक पार्ट 2 करके, ठीक है। तो यहाँ से मैंने पार्ट 1 वाले में जो आपको डे 5 में बहुत सारी चीज़ें कवर कराई थी, बताई थी कैसे कैसे आपको चीज़ें पढ़नी है, बताया था मैंने, और उससे क्वेश्चन भी कराए थे, ठीक है। और ये जो डे 6 है, डे 6 यहाँ पर जो बचा हुआ फंडामेंटल राइट्स, उसके यहाँ पर आपको सुबह दिए गए थे टॉपिक पढ़ने को, उसी के यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे हम लोग आज, ठीक है, MCQs। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो, जो भी आप सुबह टॉपिक करते हो, जैसे डे आप जैसे छठा है, ठीक है, कल 7वां डे होगा, 7वां डे में जो भी आप टॉपिक कैसे सुबह पढ़ोगे, ठीक है, पॉलिटिकल स्टैटिक टॉपिक जो पढ़ोगे, उसके क्वेश्चन हम आपको शाम को 6 बजे रोज कराएंगे, राइट, ऐसा। और यहाँ पर जो करंट अफेयर्स होता है, करंट अफेयर्स के उसी दिन हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जैसे सुबह मॉर्निंग में डेली टारगेट अपलोड करते हैं ना, उसी टाइम पे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, उसी टारगेट में ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे आपको मैंने दिया था क्वेश्चन, आज करीब 4 क्वेश्चन मैंने बताया आपको ये कैसे कैसे क्वेश्चन आपको करना है, और वहाँ पर मैंने आंसर नहीं दे रखे थे। हमने कहा था टॉपिक आपको पढ़ के खुद से आंसर वहाँ से अपना देखना कितना आंसर कौन सा हो रहा है, कितने सही हो रहा है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर प्रोग्राम एकदम जुड़ सकते हो, कोई आपको चार्जेस नहीं देना है, ठीक है, चार्जेस पे नहीं करना है, और यहाँ पर अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। स्टैटिक टॉपिक के भी क्वेश्चन यहाँ पर कराए जा रहे हैं, ठीक है। आते 1 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के संबंध में विचार करना है। अभी देखो नेक्स्ट क्या रहेगा, कल से क्या करेंगे, टारगेट जो क्वेश्चन रहते हैं उस क्वेश्चन में जो सुबह टारगेट दिया था उसको यहाँ पर थोड़ा सा एडिट करके ऐड कर देंगे, कि यहाँ पर थोड़ा सा दिखने में आसान रहे कि क्या क्या चीज़ हम लोगों ने सुबह दी थी, है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा वो। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि यहाँ पर रखने के लिए, तो मैं रखूँगा उसको। बाकी आप भी कुछ सजेस्ट कर सकते हो, जो करना होगा तो मैं करूँगा वो, है ना। आगे देखते हैं। तो यहाँ से भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 के तहत विचार करना है। पहली बात है, अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रताएं केवल भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध होती हैं, विदेशियों को जो विदेशी नागरिक को नहीं होती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात है, क्योंकि यहाँ पर ये अत्यंत यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसमें यहाँ पर जो मूल अधिकार का समूह जो है 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे यहाँ पर अनुच्छेद है जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, और किसी विदेशी नागरिक को या एलियन को अनुच्छेद 19 के तहत भाषण देने या संगठन बनाने की स्वतंत्रता नहीं होगी। सेकेंड बात है, ये अधिकार राज्य की कार्रवाई और निजी व्यक्ति की कार्रवाई दोनों के खिलाफ सुरक्षित होते हैं। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल जो 19 है इसके तहत यहाँ पर प्राप्त अधिकार केवल राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षित है। यदि कोई निजी व्यक्ति आपकी यहाँ पर अभिव्यक्ति स्वतंत्रता रोकता है तो उसके लिए आप सामान्य कानूनी उपचार है, ठीक है, उसके सहारा लेंगे, लेकिन वो सीधे आर्टिकल 19 के तहत संवैधानिक उपचार का उपयोग केवल राज्य के खिलाफ होता है। तो ये बात गलत होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर निजी व्यक्ति और यहाँ पर बोला है कि कार्रवाई दोनों के खिलाफ होगी सुरक्षित, ये दिए निजी व्यक्ति और यहाँ पर व्यक्ति जो है कार्रवाई करने के खिलाफ, तो राज्य कार्रवाई और निजी व्यक्ति, तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, संसद संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इन अधिकारों को कम या समाप्त कर सकता है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत ये शक्ति होती है कि वह संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों को कम कर सकता है या हटा सकता है, बशर्ते वह संविधान के मूल ढांचे या बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है उसको नुकसान न पहुंचाए, जैसे संपत्ति का अधिकार हटाया गया था। एग्जाम्पल देख सकते हो, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, तो 2 बातें सही हो जाएगी, सी। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्रता के प्रकार और संशोधन, इसको लेकर के क्वेश्चन है कि बोला है आर्टिकल 19 के तहत दी गई 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के संबंध में विचार करना है। मूल संविधान के 7 स्वतंत्रताएं शामिल थीं, ठीक है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। पहली बात। क्वेश्चन दूसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है, सही बात है, क्योंकि यहाँ पर मूल संविधान में 19(1) के तहत यहाँ पर 7 स्वतंत्रताएं थी, और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे क्या किया गया था, संपत्ति के और यहाँ पर अर्जन अधिकार है, ये धारण निपटान स्वतंत्रता है, इसको अनुच्छेद 19(1) के तहत हटा दिया गया था। अब केवल 6 स्वतंत्रताएं बची हुई है। पहली बात सही है। सेकेंड बात है, अनुच्छेद 19(1) के तहत प्रेस की स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से एक मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया था। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर संविधान के प्रेस की स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं था। हालांकि यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने सकल पेपर्स और यहाँ पर जो बेनेट्स जो कोलमैन था उसके जैसे मामले में व्यवस्था दी थी कि यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के तहत वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अंतर्निहित होगी, ठीक है। सेकेंड गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची में बाद में जोड़ा गया था। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 97वें संविधान संशोधन, ठीक है, 97वें संविधान संशोधन जो था वो 2011 द्वारा
इसमें अनुच्छेद 19(1)(c) के संगम या संघ बनाने की अधिकार को लेकर के सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था। आंसर क्या होगा? 1 और 3 यहाँ से भी सही हो जाएगा। बी यहाँ से आंसर है। 2 बातें इसकी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 3 है उचित प्रतिबंध के संबंध में। देखते हैं निम्नलिखित में से किन आधारों पर राज्य वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। पहली बात बोला है भारत की संप्रभुता और अखंडता पर। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा सार्वजनिक व्यवस्था पर, पब्लिक ऑर्डर, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को लेकर के और न्यायालय के मानों को लेकर के। तो सभी क्या होंगे यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, है ना। चारों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर डी यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, देखो अनुच्छेद 19(1) जो है इसके तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है। अनुच्छेद 19(2) के तहत राज्य 8 आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। कितने आधारों पर? 8 आधार। यहाँ पर 4 दे रखे तो 8 आधार आप हो सकते हैं, जैसे कि भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, ठीक है, विदेशी राज्यों का साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, ठीक है, 4 ये हो गई। और 4 आपका शिष्टाचार, 1 ये हो गई, शिष्टाचार नैतिकता 1 ही में हो जाएगी। और न्यायालय की अवमानना, तीसरा आपका हो जाएगा मानहानि, चौथा अपराध की उकसाना। तो 4 4 8 यहाँ पे हो गई। 8वां आप लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 आपातकाल के दौरान ये प्रभाव को लेकर के क्वेश्चन है। देखते हैं प्रश्न आपातकाल के संबंध में अनुच्छेद 19 पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात है अनुच्छेद 19 के तहत 6 स्वतंत्रताएं केवल तभी निलंबित की जा सकती है जब आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित किया गया हो। पहली बात। चौथे का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से करेक्ट है, सही बात है। सेकेंड, सशक्त विद्रोह के आधार पर लगाए गए आपातकाल में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता है। सेकेंड बात यहाँ से भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम जो था 1978, ठीक है, उसमें ये सुरक्षा प्रदान की गई थी कि यदि आपातकाल सशक्त विद्रोह इंटरनल इमरजेंसी के आधार पर लगाया जाता है तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा और ये नागरिकों की स्वतंत्रता के मनमाने निलंबन को बचाने के लिए किया गया था। तो करेक्ट है, 1 2 दोनों करेक्ट है। आंसर 4th का आंसर 1 और 2 सी। क्वेश्चन नंबर 5 अनुच्छेद 20 के अपराधों के दोषियों के संबंध में संरक्षण के बारे में विचार करना है। अनुच्छेद 20 के संबंध में देखते हैं भूतलक्षी विधि से संरक्षण एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का सिद्धांत दीवानी और फौजदारी दोनों कानूनों पर समान रूप से लागू होता है। पहली बात। 5वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 5वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर भूतलक्षी विधि से संरक्षण का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को ऐसी कार्य के लिए सजा नहीं दी जा सकती है जो उसकी करते समय अपराध नहीं था। और महत्वपूर्ण बात यह कि यहाँ पर यह संरक्षण केवल फौजदारी या क्रिमिनल कानून से उस पर लागू होता है, ठीक है। कर या टैक्स, दीवानी कानून, इन सब पर तारीख से लागू कर सकती है, ठीक है। तो पिछली तारीख से लागू कर सकेगी तो पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि दोनों कानून समान रूप से लागू होते हैं, बात गलत हो जाएगी। दूसरी बात है दोहरे दंड से मुक्ति का संरक्षण केवल न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष कार्रवाई पर मिलता है, विभागीय जांच पर नहीं। सेकंड बात यहाँ से, क्योंकि अपन दोहरे दंड से मुक्ति जो यहाँ पर डबल जो जियोपर्डी थी, जियोपर्डी है ना, इसका अर्थ होता है कि एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन ये सुरक्षा केवल न्यायालय या न्यायिक जो अधिकरण है उसके फैसले पर मिलती है। यदि विभाग ने इसकी जांच की है या आपको निलंबित किया है तो उसे दंड नहीं माना जा सकता है, न्यायालय में केस फिर से चल सकता है, ठीक है। आंसर क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इनमें मौखिक गवाही और अनूठे निशान देने दोनों शामिल होते हैं। तीसरी बात करेक्ट गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आत्म अभिसम्मन जो अधिसम्मन होता है इसके विरुद्ध अधिकार में केवल मौखिक और लिखित गवाही शामिल होती है। पुलिस आपसे अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर का या खून का नमूना ले सकती है, लेकिन इससे स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं मानी जाएगी। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, तो गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है यहाँ से, तो ए यहाँ से सही आंसर है 5वें का। क्वेश्चन 6 अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को लेकर के क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल किए गए हैं? पहली बात, पहला बोला है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। पहली बात करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 21 का सबसे बड़ा और सबसे अधिक विकसित होने वाला अनुच्छेद है। ये उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न मामलों में इसके दायरे को बहुत व्यापक बना दिया, जैसे निजता का अधिकार पुटास्वामी मामले में 2017 में इसे मूल अधिकार घोषित कर दिया था। विदेश यात्रा का अधिकार ये यहाँ पर मेनका गांधी मामले में 1978 में इसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हिस्सा माना था। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। तीसरा बोले स्वच्छ पर्यावरण और प्रदूषण जल मुक्त अधिकार, ये भी यहाँ पर क्या होगा? ये MC मेहता केस के बाद यहाँ पर स्वच्छ जल और हवा को जीने का अधिकार भी यहाँ पर शामिल किया गया था।
और मनपसंद शक्ति से विवाह करना का अधिकार। ये हाफिया मामला या सफीन जहां केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपनी पसंद से व्यक्ति से विवाह करना अनुच्छेद 21 का हिस्सा होगा। ये बहुत बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है इस पे, फोर्थ वाले स्टेटमेंट पे, है ना। और ये बात आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है इस बार घुमा के, किस वाद में हमारे मतलब यहाँ पर मनपसंद से विवाह करने का अधिकार यहाँ पर किस केस में आया था। हाफिया मामला, सहीन बन, जो सफीन जहाँ केस, या कोई और केस दे देगा ऐसे करके। तो इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखना है। चारों बातें करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन 7 है, अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार होता है, उसको लेकर के क्वेश्चन है कि हम पर आर्टिकल 21 के संबंध में विचार करने कौन सा गलत है। 186वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। पहली बात, 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, सही बात है, जोड़ा गया था। दूसरा, ये 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है, ये भी बात करेक्ट है। यह अधिकार राज्य को उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन और व्यावसायिक शिक्षा मुक्त प्रदान करने के लिए बाध्य करता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 21 से केवल प्रारंभिक शिक्षा सीमित है। यह राज्य के उच्च शिक्षा कॉलेज या व्यावसायिक शिक्षा मुक्त देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं करता है। राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार इन पर विचार करता है। तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा, 1 2 करेक्ट है, तीसरे यहाँ से गलत हो जाएगा। गलत पूछा था तो कौन सा गलत है, तो तीसरा वाला गलत होगा ये, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया देना, तो तीसरा गलत है, पहला दूसरा आपको याद रखना सही है। क्वेश्चन नंबर 8वां, अनुच्छेद 22, यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं है क्या, अच्छा यहाँ पे है। क्वेश्चन 8वां है, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण को लेकर के। अनुच्छेद 22 के निवारक निरोध के संबंध में विचार करना है। किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत बिना सलाहकार बोर्ड की राय अधिकतम 6 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को बिना सलाहकार बोर्ड की राय के अधिकतम 3 महीने तक ही हिरासत में रखा जा सकता है, न कि 6 महीने, ठीक है। और 44वें संविधान संशोधन में से 2 महीने करने की कोशिश की थी, लेकिन वह भी प्रभावी नहीं हुआ है, इसलिए वर्तमान सीमा 3 महीने ही होगी। इंपॉर्टेंट बात है। पहला गलत हो जाएगा ना, क्योंकि 6 महीने बोला यहाँ पर, तो गलत हो गया। सेकेंड बात है, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है, जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होगा, ठीक है, या नहीं होता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा, विदेशी दुश्मनों को अनुच्छेद 22A के तहत और 2 के तहत गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। करेक्ट बात है, क्योंकि 22(2) के तहत यहाँ पर सुरक्षात्मक लाभ, गिरफ्तारी का कारण जानना और यहाँ पर जो वकील है, ठीक है, वो करना, ये विदेशी दुश्मनों और निवारक निरोध की गिरफ्तारी लोगों को नहीं मिलते। करेक्ट हो जाएगा, पहला गलत है, 2 और 3 सही है। तो पूछा सही कौन सा है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की स्वतंत्रता का अधिकार के तहत यहाँ पर विचार करना है। अनुच्छेद 21 के तहत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ है कि यहाँ पर कानून केवल तर्कसंगत और न्यायपूर्ण होना चाहिए, भले ही उसे बनाने की प्रक्रिया गलत हो। पहली बात, 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ होता है कि कानून बनाने की प्रक्रिया सही होनी चाहिए। कथन में से उल्टा बताया गया है, ठीक है, याद रखना है। और कानून का जो तर्कसंगत होता है वो न्यायपूर्ण होना चाहिए, और विधि की उचित प्रक्रिया कहलाता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है क्या से डिफिनेशन सही होगी इसकी, पहला गलत हो गया। सेकेंड, मेनका गांधी मामला 1978 के बाद अनुच्छेद 21 में विधि की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत अंतर्निहित माना जाता है। सेकेंड बात करेक्ट है, ठीक है। तीसरा, अनुच्छेद 20 के तहत आत्म अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार केवल आपराधिक मामलों में लागू होता है, दीवानी मामलों में नहीं होता है। तीसरी बात करेक्ट है। तो 2 और 3 बात सही है, आंसर बी यहाँ से 9वें का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 है आपातकाल और मौलिक अधिकार के संबंध में देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के संबंध में विचार करना है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी कर सकता है, और अनुच्छेद 20-21 प्रवर्तन को भी निलंबित कर सकता है। पहली बात, 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 20 और 21 के प्रवर्तन को निलंबित नहीं कर सकता है। यानी आपातकाल चाहे जैसा भी हो, जीवन जीने का अधिकार और दोषी से संरक्षण हमेशा बना रहेगा। बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, सेकेंड बोला है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने सुनिश्चित किया कि आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 के तहत अधिकारों को न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है। ये बात क्या होगी, ये बात करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से केवल 2 सही है, बी यहाँ से आंसर होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, गिरफ्तारी और कानूनी अधिकार को लेकर के क्वेश्चन है। यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध
के अलावा समान कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसके पास कौन से सुरक्षात्मक अधिकार होते हैं? पहली बात, पहला बोला है अपनी गिरफ्तारी के कारणों को जानना अधिकार होता है, अधिकार होना चाहिए मुझे, पहली बात सही है। सेकेंड बात है अपनी मनपसंद कानून, अपनी पसंद के कानून, व्यवसायी, वकील, परामर्श लेने का, बचाव करने का अधिकार होगा। मैं ठीक है, एकदम करेक्ट बात है, अधिकार होना चाहिए मुझे, ठीक है, क्योंकि आप आर्टिकल 22(1) का हिस्सा बताता है। तीसरी बात है मजिस्ट्रेट द्वारा रिहाई का अधिकार उसे 24 घंटे के भीतर पेश नहीं किया जाता तो यात्रा समय को छोड़कर, सही बात है। चौथा, गिरफ्तारी के दौरान हथकड़ी न लगाने का अधिकार जब तक कि भागने का ठोस खतरा ना हो, एकदम सही बात है। तो ये सब इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन यूपीएससी घुमा के पूछ सकता है, यहाँ पे घुमा के मैंने एक पॉइंट घुमा के पूछे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? सभी सही है, डी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 12 आते हैं, अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार के लागू होने से संविधान के किन भागों पर प्रभाव पड़ा है? पहली बात यहाँ से बोला है पहले अनुच्छेद 45 में सभी बच्चों के लिए शिक्षा की बात 21 के तहत आने वाले जो अनुच्छेद 45 है उसको बदल दिया गया था। अब ये 6 वर्ष की आयु की जो बच्चे हैं उसकी देखभाल को लेकर केंद्रित होगा, ठीक है। तो 45 जो है ये नीति निषेध जो विषय वस्तु इसको बदला गया है, पहला करेक्ट है। सेकेंड, अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य में एक नया कर्तव्य 11वां जोड़ा गया था, सेकेंड बात भी करेक्ट है। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था जो माता पिता को अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 29-30 के तहत भाषाई अल्पसंख्यक के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। यह बात गलत है क्योंकि यहाँ पर 21A का यहाँ पर अल्पसंख्यकों के अधिकार को कोई टकराव नहीं था। अनुच्छेद 29-30 अपने स्थान पर सुरक्षित हैं, गलत होगा। आंसर क्या होगा? 1 और 2 करेक्ट है, 1 और 2 करेक्ट है, बी। क्वेश्चन 13 शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 को लेकर के, अनुच्छेद 23 केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं होगा। पहली बात यहाँ से गलत क्योंकि अनुच्छेद जो 23 होता है ये राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध यहाँ पर उपलब्ध होता है। यदि कोई साहूकार आपसे जबरन श्रम या बेकार करवाता है तो आप उस पर दंडनीय तो वह दंडनीय होगा, है ना, ये बात सही है, मतलब ये बात गलत हो जाएगी इसके कथन के हिसाब से, ठीक है। सेकेंड बात है राज्य किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा जैसे कि सेवा शर्तें लागू करता है या सैन्य सेवा को लागू करता है तो इसके लिए वह भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है, सेकेंड बात करेक्ट है, आर्टिकल 23 में बताया गया है। तीसरी बात है अनिवार्य सेवा लागू करते समय राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, एकदम सही बात है, नहीं करेगा ये, है ना। तो क्या होगा? ये भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 13 का पहला सिर्फ गलत था और दूसरा तीसरा से करेक्ट होगा, ठीक है। आंसर सी यहाँ से सही आंसर है 13 का। क्वेश्चन 14 14 नंबर है, बाल श्रम निषेध अधिनियम के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी प्रकार के रोजगार में नियोजित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। पहली बात 14 का यहाँ से क्या होगा? ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 24 केवल खतरनाक जो हजार्डस उद्योग हैं जैसे खाने, काफ़ी ज़्यादा खानों में, है ना, खानों का मतलब माइंस होते हैं जो, राइट, उनमें और यहाँ पर कारखानों में 14 वर्ष से कम बच्चों को यहाँ पर नियोजन पर रोक लगाता है। ये पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। बच्चे सुरक्षित पारिवारिक व्यवसायों में मदद कर सकते हैं, है ना, की पॉइंट याद रखना है क्या है। सेकेंड बात है 2016 में संशोधन अधिनियम के अनुसार 14 से 18 वर्ष के किशोरों को सभी व्यवसाय में कार्य करने से प्रतिबंध किया गया था। सेकेंड बात गलत क्योंकि 2016 में संशोधन के अनुसार 14 से 18 वर्ष के किशोरों को केवल अति जोखिम वाले व्यवसायों जैसे कि विस्फोटक का काम करना, ठीक है, उसमें प्रतिबंधित किया गया था, सभी व्यवसाय में प्रतिबंधित नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। तीसरी बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने जो बाल श्रम है उसको लेकर के पुनर्वास के लिए एक कल्याण कोष बनाने का निर्देश दिया है, ठीक है। दोनों बातें गलत है ऊपर की, एक बात ये पर करेक्ट होगी। तीसरा क्वेश्चन 15 मौलिक अधिकारों की प्रवृत्ति को लेकर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 के अंतर्गत आता है? आंसर हो जाएगा 15 का करेक्ट आंसर। एक तो मानव तस्करी और जबरन श्रम का जो निषेध है ये, और एक आपको हो जाएगा कारखानों और खानों में बच्चों का नियोजन का निषेध, ये बात करेक्ट होगा। अस्पष्टता का अंत और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ये यहाँ पर नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा 1 और 4, यहाँ से सही आंसर है 15 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में विचार करना है। यह अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध होगा। पहली बात 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 25 की शुरुआत होती है सभी व्यक्ति को, है ना, सभी व्यक्ति, इसका अर्थ होता है कि यह अधिकार भारत के नागरिकों और विदेशियों
को दोनों को प्राप्त है, सभी व्यक्ति की बात कर रहा है, राइट। याद रखना कि 15, 16, 19, 29, 30 केवल नागरिकों के लिए होते हैं, ये ध्यान रखना है बात। पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, धर्म के प्रचार का अधिकार में किसी व्यक्ति को अपने धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार भी शामिल होता है। सेकेंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने क्या किया था, उच्चतम न्यायालय ने जो रेवरेंड स्टेनीलास बनाम मध्य प्रदेश मामले में स्पष्ट किया था कि यहाँ पर धर्म के प्रचार के अधिकार में जबरन या लालच देकर धर्मांतरण कराने का अधिकार शामिल नहीं होगा। प्रचार का अर्थ होता है अपने धर्म के सिद्धांतों को बताना, ना कि दूसरों के जबरन बदलना, ठीक है, ये बात गलत हो जाएगा। तीसरा है, राज्य केवल वित्तीय, राजनीतिक या धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित कर सकता है जो धार्मिक आचरण से जुड़ी होती हैं। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा, केवल 3 करेक्ट है, तो बी यहाँ से 16 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन 17 है, अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता में कौन सा कथन सत्य होगा। पहली बात है 17 का, ये बोले ये अधिकार व्यक्तिगत अधिकारों के बजाय धार्मिक संप्रदायों को प्राप्त होता है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात यहाँ से, धार्मिक संप्रदायों को अपनी संपत्ति का प्रशासन कानून के अनुसार करने का अधिकार होता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर संप्रदाय अपनी यहाँ पर संपत्ति या चल अचल खरीदने सकने और लेकिन उसका प्रशासन संविधान और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन भी करेगा, ठीक है, सेकेंड बात सही है। तीसरी बात है, अनुच्छेद 26 पर लगाए गए प्रतिबंध में सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता, स्वास्थ्य के साथ साथ अन्य मौलिक अधिकार भी शामिल होंगे। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल 25 है अन्य यहाँ पर मौलिक अधिकार जो होते हैं, ठीक है, उसके अधीन होता है, लेकिन आर्टिकल जो 26 है इस पर केवल 3 आधारों पर ही प्रतिबंध लगा सकते हैं। एक तो यहाँ पर सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर के, नैतिक स्वास्थ्य को लेकर के, और इसमें अन्य मौलिक अधिकार सब शामिल नहीं होंगे। यही कारण है कि सबरीमाला जैसे यहाँ पर केस इतने जटिल हो जाते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से पहला दूसरा करेक्ट है, तीसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी। 17 का सही आंसर पूछा है तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एक और 2, ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, धार्मिक शिक्षा और करों से मुक्ति आर्टिकल 27-28 के संबंध में बताने कौन सा गलत होगा, ठीक है। यहाँ से जो गलत आंसर है ये हो जाएगा आपका, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए पर किसी छात्र को मजबूर नहीं किया जाएगा। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्वैच्छिक आधार पर होगी, ना ही बात होगी, ये तो गलत हो जाएगी, ठीक है। आंसर गलत पूछा तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के लेकर के विचार करना है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस संविधान की आत्मा का हृदय कहा है। डॉक्टर संविधान ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। पहली बात 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय ने केवल अनुच्छेद 32 के तहत यहाँ पर रिट जारी कर सकता है। सेकेंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर रिट जारी करने की शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के पास नहीं है, बल्कि यहाँ पर उच्च न्यायालय के पास भी 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। पहला यहाँ से सही था, दूसरा यहाँ से गलत हो गया। तीसरा क्या है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में पीड़ित व्यक्ति के लिए पहले उच्चतम न्यायालय जाना अनिवार्य होता है। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, पहले हाईकोर्ट जाना संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अब अक्सर कहता है कि पहले हाईकोर्ट जाए, लेकिन यह अधिकार छीना नहीं गया है। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, याद रखना है, तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर ओनली 1 करेक्ट है, एक बात इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20 में आते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन, रिट क्षेत्राधिकार के संबंध में विचार करना है। देखते हैं परमादेश के बारे में। परमादेश और प्रतिषेध के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला बोला है, परमादेश होता है किसी सार्वजनिक अधिकारी को कर्तव्य पालन के लिए निर्देशित करता है, जबकि प्रतिषेध किसी निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकता है। पहली बात 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, परमादेश केवल न्यायिक निकायों के खिलाफ जारी किया जा सकता है, जबकि यहाँ पर प्रतिष्ठित प्रशासनिक अधिकारों के खिलाफ भी जारी हो सकता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि परमादेश प्रशासनिक अधिकारियों जैसे कलेक्टर, पुलिस है ना, उसके खिलाफ भी जारी हो सकता है, जबकि प्रतिष्ठित केवल न्यायिक या अर्धन्यायिक मामलों में भी जारी कर सकते हैं। ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, परमादेश सक्रियता का आदेश देता है, जबकि प्रतिषेध निष्क्रियता का, ठीक है। तीसरी बात क्या, तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर परमादेश का मतलब होता है काम करो, सक्रियता, और जो प्रतिषेध होता है वो कहता है काम मत करो, मतलब ये आपके लिए अधिकार क्षेत्र में नहीं है, निष्क्रियता, ठीक है। तो ये बात करेक्ट है, 1 और 3 सही बात है। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 में आते हैं, अधिकार पर रक्षा और उत्प्रेषण के संबंध में कौन सा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। देखते हैं इसको।
अधिकार परीक्षा डेट किसी भी यहाँ पर इच्छुक व्यक्ति द्वारा मांगी जा सकती है, लेकिन इसके पीड़ित होना अनिवार्य नहीं है। पहली बात 21 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है उत्प्रेषण रेट केवल निवारक है, जबकि यहाँ पर प्रतिशत सहायक होगा। उत्प्रेषण रेट यहाँ पर केवल निवारक होगी, जबकि प्रतिशत रेट यहाँ पर सहायक होगी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर तथ्यों को उल्टा कर देगा, क्योंकि प्रतिशत होता है केवल निवारक को लेकर के, ठीक है, जबकि यहाँ पर उत्प्रेषण होता है निवारक में सहायता और दोनों के लिए, क्योंकि ये कार्रवाई के दौरान भी लग सकता है और फैसला आने के बाद उसे रद्द भी कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, ये गलत हो जाएगी। तीसरा, उत्प्रेषण रेट प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी जारी की जा सकती है, वे नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करते हैं। सेकेंड बात यहाँ से सही गलत थी, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 1991 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यहाँ पर उत्प्रेषण केवल न्यायिक निकायों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी जारी हो सकती है, ये वे नागरिक कानूनी अधिकारों का हनन करते हैं। तो 1 और 3 यहाँ से भी करेक्ट है 21 का, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 21 का सही आंसर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, गिरफ्तारी और निरोध को लेकर के क्वेश्चन है। आर्टिकल 22 निवारक निरोध के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसमें बोला है कि कौन सा इसके बारे में सही होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बोला गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होता है। पहली बात यहाँ से क्या होगा, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट जो रहेगा इसका ये गलत है। दूसरा, किसी व्यक्ति को बिना सलाहकार बोर्ड की राय के 3 महीने से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट करेक्ट है। ये मतलब जो बात है बी वाली करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये समझाने के अनुसार किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक यहाँ पर कैद रखना एक सलाहकार बोर्ड जिसमें हाई कोर्ट जज इस तरह लोगों को वहाँ पर मंजूरी अनिवार्य होगी। तो ये बात यहाँ से बी नंबर करेक्ट है। तीसरा, ये अधिकार शत्रु अनुदेशी को भी प्राप्त होते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये निवारक निरोध लाभ शत्रु अंतर्देशी एलियंस को नहीं मिलता है। चौथा, इसमें केवल वकील परामर्श करने का अधिकार स्वतः मिल जाता है, तो ये बात क्या होगी, ये बात गलत है, क्योंकि निवारक निरोध से वकील परामर्श करने का अधिकार राष्ट्र सुरक्षा कारणों से सीमित कर सकता है, गलत होगा। सिर्फ ये वाली बात करेक्ट है, गिरफ्तारी और निरोध को लेकर के बी नंबर की, ठीक है। क्वेश्चन 23 है, स्वतंत्रता का अधिकार को लेकर के क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। स्वतंत्रता का अधिकार, हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार को लेकर के क्वेश्चन है। ये बोले कि अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर किस आधार पर उचित प्रतिबंध नहीं लगाया सकता है। ये देखो, उचित प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, एक तो अनुच्छेद मतलब जो अत्यधिक राज्य की जो आलोचना होती है इसको लेकर, राजनीतिक आलोचना को लेकर के, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल यहाँ पर जो 19(2) है 8 विशेष आधारों पर भाषण पर रोक सकता है या रोक लगा सकता है, और राजनीतिक आलोचना इनमें शामिल नहीं है। भारत एक लोकतंत्र है जहाँ सरकार की तीखी से तीखी आलोचना करना एक मौलिक अधिकार होता है, जब यहाँ पर तक की हिंसा ना भड़काया जाए और संपूर्णता खतरा ना पैदा करे तो, ठीक है। आंसर क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का। 24 नंबर है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24 उसके बारे में क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। इसमें बोले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 निम्नलिखित में से किस स्थान पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन को प्रतिबंधित करता है। आंसर हो जाएगा 24 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, ये सी स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, किसी खतरनाक और रोजगार, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जो नियोजन प्रतिबंध करता है किससे, यहाँ पर किसी खतरनाक और रोजगार से, मतलब खतरनाक रोजगार मतलब जैसे कि हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट होता है उससे, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है 24 का। 25 हम लोग ऊपर डिस्कशन कर चुके थे थोड़ा सा ना इसका। 25 है, संवैधानिक उपचार, आर्टिकल 32 किस रीट का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं होता है, जो कि सार्वजनिक अधिकारियों को अपना कर्तव्य निभाने के लिए जारी की जाती है। आंसर हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर परमादेश, यहाँ से सही आंसर होगा बी, ठीक है। इस टाइप से हम लोग ने डे 6 के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं MCQs क्वेश्चन कवर कर लिए, ठीक है। आपने टॉपिक आज सुबह पढ़ा होगा, राइट। देखो मैं यही सोच के चलता हूँ कि टॉपिक आपने पूरा पढ़ लिया है, तो उसके बाद हम लोग MCQs करते हैं। अगर सीधे MCQs आप सॉल्व करते हो तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अगर आप सोचो कि वो टारगेट ना पढ़ के मैं सीधे MCQ सॉल्व करूँ तो आपको पढ़ना कोई मतलब नहीं पढ़ने का फिर इसकी MCQs को, क्योंकि वो जरूरी पढ़ना है। जो मैं टॉपिक आपको देता हूँ ना सुबह, आपको वो लेक्चर भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि मैं इस वजह से 10 से 12 मिनट का ही लेक्चर बनाता हूँ, 10 से 12-15 बहुत ज़्यादा 15-18 मिनट है ना, कि यहाँ पर चीज़ों को बता पाऊँ मैं। उतना भी अगर आप नहीं कर सकते हो सब चीज़ें और नहीं याद कर सकते हो टॉपिक को, तो फिर UPSC की तैयारी करना बेकार है, ठीक है। ये सच एकदम रियलिटी है ये, कि आप सोचो कि उस टॉपिक को छोड़ के आप सोचो कम से कम शॉर्ट अगर तरीका अपनाते हो तो कलेक्टर बनना भूल जाओ आप, ये सच बात है। बाकी आप एग्जाम में देख लोगे, अभी 2026 का एग्जाम होगा, प्रीलिम्स में बैठोगे तो आपको दिखेगा, आपको बात तब समझ आएगी जब एक बार एग्जाम आप दोगे
अगर फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो आप मेरी बात आप मानो, है ना। सेकंड टाइम दे रहे हो तो भी अगर मान सकते हो तो अच्छा है, नहीं मानोगे तो बाकी अब ठीक है, जैसे आपको ठीक लगता है वैसा करो। मैं अगर कहता हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो आपको देखने को मिलेगा आगे 24 मई को, राइट। बाकी कुछ आपको पूछना रहेगा तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी देखो मैं एक अच्छे तरीके से टॉपिक को दे रहा हूँ, आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि टॉपिक कौन कौन टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, इतना भी अलग से आपको निकाल कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक दिन में इतनी चीज़ें करनी है तो बहुत उतना करना, ठीक है। और आपको शाम को एमसीक्यूज भी करा रहा हूँ, सुबह करंट के एमसीक्यूज भी दे रहा हूँ करने के लिए, है ना, कि आप इसको पढ़ने के बाद इसको भी सॉल्व करो। तो इतनी चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो इतनी चीज़ें आपको करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और एक एक सब्जेक्ट आपको कवर किए जाएंगे। और अभी करीब यहाँ से पॉलिटी के 4-5 लेक्चर अभी हो रहा, 4-5 टॉपिक अभी हो रहा है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का, ठीक है। ऐसे करके सब सब्जेक्ट को हम लोग कवर करते जाएंगे और साथ में करंट अफेयर्स चल ही रहा है। PT 65 में आपको टॉपिक दे ही रहा हूँ, तो सब चीज़ें आपकी ऐसी खत्म हो जाएगी कुछ टाइम में। अगर इसको आप 2 से 3 दिन फॉलो करके देखो, आपको चीज़ें समझ आएगा। एक दिन से ही सब फॉलो करोगे तो समझ आने लगेगा कि हाँ सही है। बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसा करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आप इसको देखो, आप इसको करो ही, है ना। क्योंकि यहाँ पर पूरी 900 पोस्ट हैं, ठीक है। 900 पोस्ट के आसपास करीब हैं। और यहाँ पर 900 पोस्ट ऑल इंडिया के लिए है, ना कि यहाँ पर जितने लोग यूट्यूब देख रहे हैं उनके लिए, राइट। यूट्यूब जिनको नहीं देख रहे हैं या फिर ये चीज़ जो मैं फॉलो करा रहा हूँ वो कर रहे हैं उनके लिए। तो आपको एक पोस्ट चाहिए, एक उसके लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों से हट के करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपको जैसा ठीक लगता है कर सकते हो। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।